सपने वो नहीं हैं जो इंसान को नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो इंसान की नींद चुरा लेता है। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का, या फिर कह लो इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक, या फिर कह लो इंडिया की सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक। मैं बात कर रहा हूं एपीजे अब्दुल कलाम की। रामेश्वरम मंदिर के एक छोटे से टूर गाइड से लेके कैसे वो इंडिया के राष्ट्रपति बने, कैसे वर्ल्ड के बेस्ट जो साइंटिस्ट है उनमें से एक बने, अगर आपको जानना है ना। यही नहीं, अगर आपको उनका मौत कैसे एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह, एक जवान की तरह युद्ध खेत में हुआ, ये भी जानना है ना, तो इस वीडियो में बिल्कुल सही जगह में आ गए हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। बस आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के बाद हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए। पहले बता देता हूँ, ये जो मैं आपको इस वीडियो में बातें बताऊंगा ये विंग्स ऑफ फायर से, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी से बेस है और ये उसके ऊपर इंस्पायर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आई एम प्रीतम और मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और एजुकेट करना ताकि आप अपने गोल तक बड़े आसानी से पहुंच सके। बात है 15 अक्टूबर 1931 की। एक मुसलमान परिवार में लिटरली एक हीरे का जन्म हुआ, एक ऐसा हीरा जो इस दुनिया को बहुत कुछ देने वाला था। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पापा पेशे से एक नाविक थे और जिनके माता पेशे से एक हाउसवाइफ थे। उनके 10 भाई बहनों में से वो एक थे। 10 भाई बहन थे, इसीलिए उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। लिटरली खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए कलाम, जिनको पढ़ने का बहुत शौक था, वो अपने पढ़ाई की खर्च को चलाने के लिए, अपने ट्यूशन के फीस को चलाने के लिए सुबह उठ के न्यूज़पेपर, अखबार बेचने की काम करते थे। और अखबार बेचते भेजते वो एक बार उन्हें खबर पड़ा कि एक मास्टर जी हैं जो सुबह के 4 बजे जाने वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। इसीलिए वो सुबह नहा धो के सुबह जल्द से जल्द 4 बजे चला जाता था और फिर वहाँ से आके अखबार बेचता था और फिर वहाँ से आके कुछ खाना पीना खा के स्कूल चला जाता था। और स्कूल के बाद फिर से वो अपने पापा के साथ चला जाता था रामेश्वरम मंदिर के जो टूरिस्ट है उनको गाइड करने के लिए। वो टूर गाइड थे एक। और फिर वहाँ से घर आके वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते थे। उनका बहुत ही मन था अपने पढ़ाई के ऊपर, वो पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते थे, इसीलिए वो रात भर पढ़ते थे। लेकिन वो भी उस टाइम पे हैरिकन के लाइट में, जो आग से चलते तेल से चलते हैं वो हैरिकन वाला। लेकिन फिर भी वो रात के 7 से लेकर 9 के बीच में ही पढ़ पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद हैरिकन का जो तेल है वो ख़त्म हो जाता था। उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता था। फिर ऐसे वैसे करके वो क्लास 5 में, और क्लास 5 में उन्हें क्लैरिटी मिल चुका था कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। यस, एक बार की बात है, कलाम की टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे कि चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है, लेकिन किसी को भी किसी तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए पास के समुद्र में जाके उन्हें समझाने लगे थे कि चिड़िया आसमान में आखिरकार उड़ती है तो कैसे उड़ती है। फिर कलाम को अपने लाइफ में क्या करना है समझ में आ चुका था। चिड़िया को उड़ते हुए देख उसे एरोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। फिर उसने क्या किया, उसने किसी तरीके से अपना कॉलेज ख़त्म किया फिजिक्स ऑनर्स में, और फिर मद्रास, जिसे हम आज चेन्नई बोलते हैं, वहाँ की सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है MIT, वहाँ से उन्होंने डिग्री लेने का फैसला ले लिया। लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उनके बहन ने अपनी सारी जेवरात, अपनी सारी गहने को गिरवी रख दिया उनके पढ़ाई के लिए। किसी तरीके से उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ सह के वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म की। और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उनके पास 2 रास्ते आ गए। एक में वो देहरादून में जाके एयरफोर्स की नौकरी कर सकते हैं, और दूसरे दिल्ली में वो डिफेंस की इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कलाम क्या करने वाले थे। बिल्कुल, वो ट्रेन पकड़ के देहरादून चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 8 ही लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और कलाम जी जब देखते हैं उनका रैंक 9 पे आया है तब उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि उनका सपना था एयरफोर्स में जाने का, लेकिन वो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए, 1 नंबर से वो पीछे रह गए। अब वहाँ से वो दिल्ली चले आते हैं ट्रेन पकड़ के। अब दिल्ली में उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड बनाया दिया जाता है। अब वहाँ पे जब डिफेंस में लोग देखते हैं कि कलाम की IQ, कलाम की जो ब्रेन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्हीं की तरह गिने चुने कुछ साइंटिस्ट को भेज दिया गया नासा ट्रेनिंग करने के लिए। तब इसरो का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब इसरो बना ही नहीं था उस टाइम पे, इसीलिए कलाम के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट को वहाँ पे भेज दिया गया इसरो नासा में। अब नासा में जाने के बाद नासा के लोग कलाम को देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। उनके काम करने के तरीके को देख के वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि कलाम बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो कलाम को देते हैं एक ऑफर।
जहाँ पे इसरो पे उसे कुछ पैसे मिलते थे उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे नासा वाले उन्हें देने का ऑफर देते। यहाँ तक कि उन्हें सिटीजन का जो वहाँ पे अमेरिका का सिटीजनशिप है वो भी उन्हें देने का वादा करते हैं और कहते हैं कि आप नासा में ही रह जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके उनके जो बायोग्राफी है उनमें वो लिखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार सोचा भी था क्या वो नासा में रुक जाए, फिर उन्हें यह ख्याल आया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपना वतन को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं इस देश के लिए तो वो जो सम्मान है वो क्या उसे उस देश में मिल सकता है जो इसे इस देश में मिल सकता है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने उस नासा के जो ऑफर था उसे ठुकरा के फिर से इंडिया वापस चले आए। और इंडिया में आने के बाद उनके साथ बहुत सारे जो साइंटिस्ट नासा गए थे उनके साथ मिलके एक चर्च में उन्होंने पहली बार इसरो का स्टार्ट किया था। अब इसरो के पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की, 1 साल तक लगातार। उनके शादी के फंक्शन में भी वो नहीं गए, उनके खुद के शादी में वो नहीं गए। 1 साल तक इसरो में बहुत मेहनत करने के बाद एक रॉकेट वो बना पाते हैं, इंडिया का पहला रॉकेट। अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसे लेके जाएं तो जाए कैसे। अब उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, मतलब जो गाय लेके जाते हैं ना गाड़ी को, उन्हें बैलगाड़ी कहते हैं, बैलगाड़ी से किसी भी तरीके से रॉकेट को वहाँ पे पहुँचा दिया। और फिर पहुँचाने के बाद आखिरकार रॉकेट को लॉन्च किया, इंडिया का पहला रॉकेट। और फिर स्टार्ट हुआ इंडिया का खुद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का। और फिर 6 सालों के बाद कलाम वहाँ के डायरेक्टर बन चुके थे और उन्होंने सोचा क्यों ना एसएलवी के ऊपर काम किया जाए, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। हर देश के पास, ज़्यादातर देशों के पास अपने अपने सैटेलाइट होते हैं, इंडिया के पास नहीं था। इसीलिए कलाम ने सोचा कि इंडिया के पास भी सैटेलाइट अपना होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने एसएलवी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 1-2 साल नहीं, 10 साल लगातार एक भी छुट्टी नहीं लिया। आपने मिशन मंगल देखा होगा ना, वहाँ पे अक्षय कुमार और उसकी टीम दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। बिल्कुल वैसे तरीके से कलाम भी अपनी टीम के साथ 18-18 घंटे काम करते हैं, दिन के एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, साल के 365 दिन ही काम करते हैं। 10 साल तक लगातार काम करते गए। बस 2 से 3 बार उन्होंने छुट्टी लिया था। एक बार उनके पिता की मौत हो चुकी थी तब, और एक बार उनकी माता का देहांत हो चुका था तब। उसके बाद 10 साल की मेहनत के बाद पूरा अलग अलग जो देश था, जो आसपास के देश थे, वो सब हमारे ऊपर नज़र टिका के बैठे थे कि इंडिया कितना आगे बढ़ने वाला है। अब वो जब लॉन्च का टाइम आया तब 1979 था। उस टाइम पे पहली बार एसएलवी लॉन्च करने वाला था इंडिया से, और लॉन्च होने के बाद ही कंप्यूटर में एक एरर आता है और थोड़ी देर बाद ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद भी, सरकार के इतने पैसे लगाने के बावजूद भी वो रॉकेट फेल हो जाता है, जो कि एक आम बात थी साइंस की दुनिया में, क्योंकि अगर फेलियर्स नहीं आएंगे तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। लेकिन कलाम पड़ गए एक घबराहट में। इंडिया का इतना पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया, 10 साल तक उन्होंने लगे रहे, अब वो प्रेस में क्या बताएंगे। लेकिन वहीं पे आता है एक ट्विस्ट। उनके एक प्रोफेसर धवन, नाम याद रखना, प्रोफेसर धवन ने उनको ले जाया और फिर प्रेस के सामने खुद माइक पकड़ के बोला कि ये रॉकेट में गलतियां थी और ये गलतियां मेरी वजह से थी, मैं इस सबका जिम्मेदार हूँ। अपनी पूरी जो गलती थी वो अपने सर ले लिया, कलाम सर की, उनकी टीम की जो पूरी गलती थी वो उन्होंने अपने सर ले लिया। और फिर ये कहा कि लेकिन कलाम सर की ये जो टीम है ना, ये बहुत बेहतरीन है, देखना अगले ही साल ये एक और एसएलवी को तैयार करेंगे और वो ज़रूर सक्सेस होगा। ये बोल के उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भर दिया था। और फिर दूसरे साल, अगले ही साल फिर से कलाम सर ने एक और SLV-3 का लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे ही साल में जब लॉन्च किया तब सोचिए क्या होगा, 1 साल के बाद ही लॉन्च किया और फाइनली वो लॉन्च हो चुका था सक्सेसफुली। यही नहीं बल्कि एक देश जितने में एक SLV को लॉन्च कर पाता है, वहीं पे इंडिया उसके 10 गुना ज़्यादा कम प्राइस में SLV लॉन्च कर चुका था। उसके बाद इंडिया के ऊपर भर भर के ज़्यादातर देशों के सैटेलाइट्स आने लगे कि यार हमारा भी भेज दो। कलाम सर को पद्म विभूषण का अवार्ड मिला और उसके बाद 1981 में उन्हें पद्म विभूषण मिला और उसके 1 साल बाद उन्हें प्रधानमंत्री ने बुलाया और फिर उनसे कहा कि अब तुम्हें इस देश के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। अब तुम्हें हम डायरेक्टर ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, डिफेंस के हम तुम्हें डायरेक्टर बना रहे हैं और तुम्हें अब रिसर्च करना होगा बॉम्ब के ऊपर, क्योंकि सारे देशों के पास, ज़्यादातर हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के पास बहुत बॉम्ब है, इसीलिए इंडिया के पास होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पे कलाम सर की एक बहुत खास आविष्कार है और यहीं पे इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला था। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आखिरकार कलाम सर ने ऐसा क्या बनाया था कि इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला था। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है और इसके बाद भी एक बहुत बड़ा
ट्विस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कर लीजिए।